ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? ज़्यादातर लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। दो अलग अलग कैटेगरी है, एक योगिक साइंस है, एक मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस को बखूबी आता है ये चेक करना कि बीमारी क्या हुई है और किन कारणों से हुई है। कोई मोटापे का शिकार है, अगर किसी को वेट कम करना है तो वो कैसे कर सकता है कि योग का वो कौन सा आसन है जो मोटापे को खत्म कर सकता है? तो आप योग सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, लेकिन खाली पेट रहना चाहिए और शांत मन रहना चाहिए। तो माइग्रेन को किस तरीके से हम योग में डील कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज कि अच्छे योग गुरु की पहचान कैसे करें को डिफाइन मैं नहीं कर पाऊंगा। रीजन कि जनता जनार्दन है, वो अपना सही गलत जानती है। वात, कफ और पित्त। तो जरा हमारे तो दर्शकों को आप बताइए, ये जो तीनों चीजें हैं, ये शरीर में इनके ऊपर नीचे होने से क्या चीजें होती हैं और इसको कैसे हम बैलेंस करें? एक मेरे पास में आती थी थायराइड की, उनका था TSH 143, आवाज भी चली गई थी। खाने का एक निवाला खाने के लिए ना उनका बच्चा ऐसे करता था तो निवाला अंदर उतरता था। इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी। नमस्कार दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग में ही वो पावर है जो लोगों को स्वस्थ कर सकता है, जो सुकून दे सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो योग के जरिए हजारों लोगों की ज़िंदगी को बदल रहे हैं, उनको एक अच्छी जीवन शैली का मंत्र दे रहे हैं। नाम है मनमोहन योगी, जो जयराम योगा के फाउंडर हैं। नमस्कार योगी जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त, बिंदास। ये योग जिस तरीके से लाइफ स्टाइल लगातार लोगों की चेंज हो रही है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो योग किस तरीके से लोगों को सुकून दे रहा है? सुकून दे रहा है या सुकून देगा, पहले क्वेश्चन को हमें क्लियर करना पड़ेगा। सुकून दे रहा है सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने योग के मंत्र को सही से समझा है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुकून देगा कैसे और किन लोगों को देगा? जो लोग योग के प्रति समर्पित होंगे, जागरूक होंगे और जो ये समझ जाएंगे कि हाँ यार, अगर मैं कितना भी बिजी हूँ, लाइक 24 घंटे में से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस शरीर को खूब खपा रहा हूँ, खूब मेहनत लगा रहा हूँ, और जैसे मोबाइल यूज़ करने के बाद में वो लाइक चार्ज करने की जरूरत मेरे को पड़ती है, रात में मैं चार्ज में लगाता हूँ, फिर पूरे दिन फिर से लाइक उसको यूज़ करता हूँ। सेम अगर मेरे को पता है 8 घंटे 10 घंटे मेरा वर्किंग आवर ऐसा है कि मेरा सिटिंग जॉब है, मेरे को सर्वाइकल हो गया, मुझे बैक पेन हो गया, मुझे शुगर हो गया, अगर मैं 1 घंटा अपने आप को रिचार्ज कर लूँ योग के माध्यम से, तो वापस से सुकून बोलो, शांति बोलो, तरक्की बोलो, सब कुछ मिल सकती है और मूल मंत्र फिर योग रह जाता है। योग एक इंटरेस्टिंग, जैसे जब आपसे बातचीत हो रही थी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, नाम तो आपका मनमोहन योगी है। हाँ। और आपका जो सेंटर है हाँ। वो जयराम योगी के नाम से है। तो हाँ। ये दोनों नाम अलग अलग है। बेसिकली मेरे को कई बार कॉल भी आता है ना, अब तो खैर मैं नहीं उठा पाता हूँ, टीम उठाती है। Okay. पहले कॉल आता था ना तो कहते थे जयराम सर बात कर रहे हो, तो मेरे को बोलना पड़ता था हाँ जयराम बात कर रहा हूँ। कि लाइक लोगों को लगता है कि जयराम योगा मतलब जयराम कोई पर्टिकुलर इंसान है, उसने अपने नाम पे सेंटर खोल रखा है। बेसिकली मेरे पिताजी का नाम है जयशंकर, माता जी का नाम है रामफुल, इसीलिए जयराम। ओके। और अगर मैं मेरे लोगो की बात करूं, जो हमारा लोगो बना हुआ है, जो हमारी ब्रांडिंग है, वो लोगो ना सर्कल बना हुआ है और उसमें अश्व संचालन हो रखा है, यानी कि हॉर्स राइडिंग। मीन्स वो जो सर्कल है वो मेरी सक्सेस का है, और अश्व संचालन जो बना हुआ है वो घोड़े से रिलेट करता है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। ओके। इसमें नीचे लिखा हुआ है, लाइक एक डंडा लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जयराम योगा। मीन्स माता पिता का सपोर्ट है और घोड़े की स्पीड है, और तब जाकर के सक्सेस पूरा होता है। तो योगा में वो पावर है जो व्यक्ति को घोड़ा बना दे? आप कह सकते हो, अपनी स्पीड तो पकड़ ही सकता है एटलीस्ट। इतनी भागदौड़ भरी जिस जिंदगी की बात आप कर रहे हो, उसमें अगर मेरे को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, चाहे मैं ऑफिस में बोलूँ, घर में बोलूँ, सर्कल में बोलूँ, कलीग्स में बोलूँ, कहीं पे मुझे टॉप लेवल पे रहना है और घोड़े की तरह तेज दौड़ना है, चाहे वो करियर में हो, घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, कहीं भी अपनी एक अलग ब्रांडिंग करनी है, तो हाँ योग हमें बना सकता है। एक चूंकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? ज़्यादातर लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो उन समस्याओं का निदान खोजने के लिए आप तक पहुंच रहे हैं? मेरे पास 2 तरीके के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। एक जो वेट लॉस करना चाहते हैं और दुनिया भर के सप्लीमेंट्स, या फिर मैं कहूँ ट्रेनिंग, या मैं कहूँ वेलनेस सेंटर, जिमिंग, स्विमिंग या फिर रनिंग, सब कुछ करके लगभग थक गए हैं, या वो आउटपुट नहीं आया तो उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया, ज़्यादातर लोग। या फिर दूसरा एक कैटेगरी आता है जिसमें लोग बीमार हैं, जिनको नी पेन है, बैक पेन है, शुगर है, BP है, थायराइड है, चश्मा चढ़ा हुआ है, बाल सफ़ेद है, घर में शादी है और दुनिया भर की बीमारियों के साथ में वो लाइक रात को सही से सो ही नहीं पा रहे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, ऐसे ज़्यादातर लोग। तो ये 2 कैटेगरी है मेरे पास। एक वेट जिनको कम करना है, दूसरा वो जिनको बीमारी ठीक करना है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है।
आपने कहा कि वेट को लेकर के, और ये बड़ी समस्या है, मोटापे की जो समस्या है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। राइट। तो सवाल ये उठता है कि मोटापा बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है? और अगर कोई मोटापे का शिकार है, अगर किसी को वेट कम करना है, तो वो कैसे कर सकता है? कि योग का वो कौन-सा आसन है जो मोटापे को खत्म कर सकता है? बेसिकली देखिए, 2 अलग-अलग कैटेगरी है, एक योगिक साइंस है, एक मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस को बखूबी आता है ये चेक करना कि बीमारी क्या हुई है और किन कारणों से हुई है। कारणों पे बात करते हैं वो, हम करते हैं सॉल्यूशन पे बात। ओके। ठीक है? तो वेट क्यों बढ़ता है? मोटे-मोटे रीज़न तो लगभग सबको पता है। जैसे खान-पान खराब होना, कोई एक्सरसाइज़ वर्कआउट ना होना, ठीक है? रूटीन ठीक ना होना, 8 घंटे 10 घंटे सिटिंग जॉब है तो बैठे ही रह गए। अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ खड़े हैं तो खड़े ही रह गए। मार्केट में 8 घंटे तो मार्केट में ही रह गए। फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना होना, इस वजह से बढ़ जाता है। या फिर कईयों को थायराइड है, कईयों को पीसीओडी है, और भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग कारण से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलर ऐसी कोई बीमारी नहीं है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है, और उसको महीने 2 महीने 3 महीने में घर में शादी है और उसको वेट कम करना है। जी। कोई भी ऐसा है जो चाहता है रैपिडली मेरा वेट लॉस और बहुत जल्दी हो, कई सालों से ट्राई किया हुआ नहीं, तो उसके लिए तो रामबाण है सूर्य नमस्कार। ओके। सूर्य नमस्कार उस इंसान ने अगर कर लिया, बैकवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैलेंसिंग है, स्ट्रेचिंग है, सब कुछ है, कंप्लीट पैकेज है। सूर्य नमस्कार 417 कैलोरीज बर्न होती है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार डेली बेसिस पे 8 राउंड से लेकर के 108 राउंड तक मैक्सिमम जितना भी जा सकता है, अगर वो ऐसा कर लेता है, डजन मीटर दुनिया में कितनी ट्राई उसने किया वेट लॉस का नहीं हुआ है, यहाँ हो जाएगा अकेले सूर्य नमस्कार सूर्य से। नमस्कार में गारंटी है कि वेट लॉस आपका हो जाएगा? 101% गारंटी है, और ये तो- मेरे एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। तो सूर्य नमस्कार के कुछ नियम कायदे होते होंगे, और क्या टाइमिंग भी मैटर करती है कि सुबह ही करना ठीक रहता है या किसी भी टाइम आप कर हाँ, सकते हैं? क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन इसलिए अच्छा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने मेरे टाइम से देखा है, तो यही सब देखा है कि उगते सूरज के सामने सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। लेकिन मैंने जो कराया है, क्योंकि अब जो भी मेरे पास में आता है, सुबह से क्लास चलती है, दोपहर में छुट्टी होती है, शाम में फिर से क्लास चलती है, ओके। रात को 8 बजे भी हमारी क्लास होती है। तो जो रात को 8 बजे आ रहा है सूर्य नमस्कार, हम उसको भी कराते हैं और फायदा उसको भी होता है। तो टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खाली पेट इंसान है तो सूर्य नमस्कार कर सकता है। कितने राउंड्स करने से उसको फायदा हो जाएगा? तो एवरेज कम से कम 5 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, और धीरे धीरे बढ़ा करके 108 राउंड। जितना वो पीक पकड़ता चला जाएगा उतने बड़े रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अगर मेरे को आर्थराइटिस है, अगर मेरे को कोई बहुत बड़ी इंजरी हुई है, अगर मेरे कोई इमरजेंसी केस है, लाइक मेरे को कोई पर्टिकुलर बीमारी है, या मेरे को स्टंट डाला हुआ है, या कुछ भी ऐसा है कि मेरा बॉडी अलाउ नहीं करता, तो मेरे को सूर्य नमस्कार फिलहाल नहीं करना है। मुझे प्राणायाम करके अपने आप को पहले ठीक करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है। या फिर अगर मैं सूर्य नमस्कार करना ही चाहता हूँ, मेरे को वेट इतना ज़्यादा है कि मैं 12 आसन परफॉर्म ही नहीं कर सकता, जी। तो फिर शुरुआत में आप साइड बेंडिंग करो, लेट के एक एक पैर उठाओ, चेयर पे बैठ करके सूर्य नमस्कार करो। मीन्स इन शॉर्ट अपना लाइक आप कह सकते हो कि सेफ जोन में जाते हुए आप मेहनत कर सकते हो। मीन्स किसी को इंजरी ना हो तो आप सूर्य नमस्कार आराम से कर सकते हो। तो जैसे सूर्य नमस्कार आपने बताया कि मेडिकल कंडीशंस अगर किसी की ठीक नहीं है तो उसको सूर्य नमस्कार से अवॉइड करना चाहिए, तो उसका विकल्प क्या है? अगर लेकिन जैसे मान लीजिए हमें कोई ऐसी कंडीशन है, हम सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कहीं पे भी इंजरी हो, चाहे पैर में हो या कहीं पे भी हो या कमर में हो, तो अगर हम इसके बावजूद अगर हमारा वेट बढ़ रहा है और कम करना है, तो उसका विकल्प क्या हो सकता है? दूसरे कौन से आसन हो सकते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट। तो 2 चीज़ें हैं। पहला कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर पेन, बीमारी या परेशानी है जिस कारण से सूर्य नमस्कार मना है, तो उस कारण पे काम करना पड़ेगा। अगर मान लेता हूँ कि आपको नी इंजरी है, अगर मान लेता हूँ आपको साइटिका या बैक पेन है, तो बैक पेन का प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है और फ्री में अपलोड भी किया हुआ है, बैक पेन बाई मनमोहन योगी। नी पेन है तो नी पेन बाई मनमोहन योगी, आप देखो यूट्यूब पे फ्री में अपलोडेड है, जी। आप देखो, इम्प्लीमेंट करो, 1 महीने मेहनत करो, वहाँ पेन से बाहर आ जाओ, फिर सूर्य नमस्कार कंटिन्यू करो। मतलब एक में केस याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। एक मैम थी हमारे पास में, संगीता नाम था उनका। जी। उनको वेट लॉस करना था, स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने बोला था कि अब अगर वेट कम नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत होगी, नी रिप्लेस करना पड़ेगा। प्लस इस वेट के साथ में अगर ज़्यादा दिन और चले तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मोटापा अपने आप में बड़ी बीमारी है। और बिल्कुल। उसके बाद तो दुनिया भर की बीमारियां वैसी आ जाती है। फिर अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप ज़्यादा दिन चलने भी वाले नहीं हो, फिर आपको मेडिसिन पे ही काटना बिल्कुल। पड़ेगा। तो अब वो हमारे पास में आई ना, तो बड़ी पैनिक हो रखी थी, मेरे को वेट लॉस करना है, हाँ। मेरे को डॉक्टर ने बोला वेट लॉस करना है, हाँ। अदरवाइज नी रिप्लेस। हमने कहा भाई देखो, आपको हम करा ही नहीं पाएंगे इतने वेट में। नहीं नहीं, लेकिन मेरे को करना है, मेरे को पता है हो जाएगा। हम अगर आपको कराएंगे तो अभी 2 महीने जो बोल रहा है नी रिप्लेसमेंट के, आज ही करना पड़ जाएगा। आपको हम हॉर्स राइडिंग नहीं करा सकते, आपको हम बैकवर्ड फॉरवर्ड के चक्कर में झटके से नहीं करवा सकते। आपको अगर चेयर पे बैठ करके हम मोटिवेट कर भी रहे हैं तो अभी उससे अच्छा है कि आप नी को ठीक कर लो। नहीं सर प्लीज़ करो। हमने कहा आपको हम पहले ठीक करेंगे। तो हमने लगभग 6 महीने लगा दिए, क्योंकि उनका वेट ही इतना ज़्यादा था। ऐसा इंसान सीढ़ी चढ़े उतरेगा, वैसे भी नी पेन कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमने उनको पहले आराम आराम से सूक्ष्म व्यायाम कराया,
नी पेन वाली एक्सरसाइजेस कराई। जब वो रिकवर कर गई उनके बाद उन्होंने 28 किलो कम किया। अब कोई इंसान बैठना ही ना चाहे कि नहीं नहीं सर मैं चेयर पे बैठ के नहीं करना चाहती, अरे सर मैं तो डिमोटिवेट हो गई, नहीं नहीं सर समझो ना प्लीज़ थोड़ा। कभी कभी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर मेरी कंडीशन ही नहीं है एडवांस और हार्ड करने बिल्कुल। की, तो पहले जिन कंडीशन की वजह से मैं रुकावट में हूँ पहले वो कंडीशन ही सुधार लेता हूँ, पहले बाद में फिट हार्ड कर लेंगे। पहले हमें जो भी कमियां हैं, चाहे वो कहीं चोट लगी है, पहले उससे कुछ भी ठीक होना राइट, है। इसको जी। थोड़ा और ऐसे समझ सकते हो, बहुत इजी वे में बताऊं। अगर मुझे पता है कि मुझे मेरे घर के ऊपर एक फ्लोर और बनाना है, अब मैंने बुलाया कि आप देखो भैया ये इसके ऊपर फ्लोर बनाना है। अब वो देख करके मेरे को अगर ये क्या देता है कि देखो भाई साहब ये एरिया ना आपका कमजोर है, ऊपर से वहाँ सीलन आ रही है, प्लस ये पीछे वाला जो आपका खिड़की देख रहे हो इसके पास से ये चटका हुआ है, तो हम ऐसे नहीं कि आपका सीधा फ्लोर, अभी पहले इसको रिपेयर करेंगे भाई साहब, 2-3 दिन तो इसी में लग जाएगा और 4 लेबर लगेंगे दिन रात, तब जाके ये नहीं नहीं भाई साहब देखो ये सब मत करो, आप ना इस पर फ्लोर बनाओ, फालतू की बातें, ये बकवास है। इसकी वजह से जो वो फ्लोर खड़ा होगा ना उसका तो पता नहीं, जो बचा कुचा है ये भी गिर वो भी जाएगा। चला जाएगा, तो सही मेरे को बात। समझना पड़ेगा कि अगर मुझे नी पेन है, अगर मुझे बैक पेन है, अगर मुझे शुगर है, अगर मुझे थायराइड है, तो इससे रिलेटेड वीडियो देखूं, इंप्लीमेंट करूं, अपने आप को ठीक करूं। साथ साथ में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बेंडिंग कर सकते हो, साइड बेंडिंग कर सकते हो, लेट के एक एक पैर उठा सकते हो, कोबरा पोज कर सकते हो कि नुकसान भी ना हो और वेट लॉस पे काम भी होता रहे। एक जो मोटापे की चूंकि बात चल रही है, तो पेट की समस्या ज़्यादातर रिलेशन उसी से होता है, क्योंकि अगर चर्बी सबसे पहले पेट पे ही कह जमा सकते हो होती है। 85% बीमारी। 85%। राइट। तो पेट को, और ज़्यादातर लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं, और पेट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से सारी बीमारियों की जड़ वहीं से स्टार्ट राइट होती है। राइट। तो अपने पेट को हम कैसे साफ रखें, कैसे ठीक रखें, उससे क्या है हम बीमारियों से बच सकते हैं? देखिए 2-4 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहले मैं आसन की बात कर लेता हूँ। अगर आप अर्धमश्येंद्रासन करते हो, अगर आप वक्रासन करते हो, सेतुबंध आसन करते हो, पवन मुक्तासन करते हो, भुजंगासन करते हो, तो आप पेट की समस्या से बाहर आ सकते हो। 20 साल पुराना आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, चाहे आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो, आपको डाइजेशन का इशू हो, आपको ब्लोटिंग होती हो, सब पे काम करेंगे ये 5 आसन। इसके अलावा आप आ जाते हो कि प्राणायाम कौन-सा करें, तो जिन लोगों का पेट गड़बड़ है उनका, मेरे गुरुजी एक चीज़ कहते थे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, जैसे कि जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है, वाह! और जिसका दिमाग खराब है उसका पेट ठीक रह ही नहीं सकता। बिल्कुल, मीन्स जिसको स्ट्रेस एंजाइटी है ना वो बिल्कुल। पेट भी गर्म पेट मिलेगा, बिल्कुल, और जिसका पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो कभी भी दिमाग से शांत नहीं बैठेगा, बिल्कुल, चाहे उसका सर फटे, चाहे वो इरिटेट रहे, चाहे उसको एंजाइटी हो जाए, चाहे डिप्रेशन हो जाए। बिल्कुल, तो आप पेट वाले आसन तो आपको समझ में आ गए। अब थोड़ा सा प्राणायाम करना पड़ेगा जो दिमाग पे काम करेगा, ताकि बिल्कुल, दोनों रिलैक्स फील करे तो हम इंप्रूव हो सके। बिल्कुल, अब आपको क्या करना पड़ेगा, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ओवरऑल आपके दिमाग और पेट दोनों पे बढ़िया काम हो जाएगा। इन सब के अलावा थोड़ा खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि लाइक मेरे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं और आज पिज्ज़ा पार्टी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब खा रहे हैं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा भाई मुझे है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मुझे ना ट्यूबरकुलोसिस है, मेरे को डाइजेशन का इतना ज़्यादा इशू है, IBS है, कि लाइक मेरे को प्रॉब्लम आए दिन होती है, मेरे को एडमिट होना पड़ता है, तो मेरे को फ़िलहाल तो नहीं खाना है। एक बार अपने आप को ठीक कर लूँ, उसके बाद खाऊंगा शौक में। तो बिल्कुल। ये मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सात्विक आहार लेना पड़ेगा। फिर इसमें एक चीज़ बोलते हैं गुरुजी कि जिसका आहार शुद्ध है और जिसका विचार शुद्ध है, तो वो इंसान स्वस्थ जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, अब मैंने आहार तो सुधार लिया कि योगी जी ने बोला है कि खान पान ठीक रखना है, या डॉक्टर ने बोला खान पान ठीक रखना है, मैंने आहार सुधार लिया, लेकिन विचार विचार वही नेगेटिव कूड़ा है। भरा पड़ा है। अरे मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स होती है, अरे यार लोग बहुत बुरे हैं यार, दुनिया बहुत गंदी है यार, ये सब बोलना छोड़ना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं, कुछ भी है मेरे को खुद पे प्राउड करना है, कुछ भी है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कुछ भी है छोटी बहुत दिक्कत है उसको मैं योग से ठीक कर सकता हूँ, ये सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। अगर इतना काम करते हो, प्लस सुबह जब आप उठो गुनगुना पानी में सेंधा नमक डाल करके उकड़ू बैठ करके उसको पियो, पूरे दिन में पानी का इंटेक बढ़ाओ, तो ओवरऑल आपके पेट की कायाकल्प आप कह सकते हो जाएगा। और 20 साल पुरानी बीमारी अगर पेट की है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब कि अगर पेट को आपको सही रखना है तो आपको दिमाग भी सही रखना पड़ेगा। डेफिनेटली दिमाग अगर आपका ठीक है, आपके विचार अगर अच्छे हैं, तो पेट भी आपका ठीक रहेगा। राइट। क्योंकि जो चीजें वहां से होती हैं उसका असर सीधे होता है। बिल्कुल। अगर हम टेंशन लेंगे तो पेट भी हमारा ठीक नहीं होगा। होगा, ये बात सही है। परेशान कई बार करेगा क्या है, जब आप स्ट्रेस का शिकार होते हो तो आप खाना नहीं खा पाते ठीक से। राइट। ये चीज एक जो सबसे बड़ी चीज है तनाव की, क्योंकि जिस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर हावी हो रहा है और ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, हर जगह समस्याएं हैं। राइट। और तो ऐसे में जिस तरीके का लाइफ स्टाइल बदल रही है, लोग पारिवारिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में जो चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी होता है लोगों के अंदर, एक तनाव वो ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए वो कौन कौन से आसन हैं जिसको हमें अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना चाहिए?
2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं। अच्छा, मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं आज तक, जहाँ पे भी मैंने बात की है, जहाँ भी मैंने लेक्चर दिया है, जी मैं कभी भी ना सिर्फ योग की बात नहीं करता हूँ। जी रीज़न कि मैं तो बोल जाऊँगा बड़ी-बड़ी लाइन, बिल्कुल बड़े-बड़े शब्द, बहुत बड़े-बड़े नाम बोल जाऊँगा, लोगों को लगेगा नॉलेज बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंट कब करोगे? नहीं बिल्कुल करोगे तो मिलेगा कैसे? तो बिल्कुल एक तरफ योग की बात करता हूँ, दूसरा प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करता हूँ। बिल्कुल तो पहला ये समझना पड़ेगा मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन या इरिटेशन हो क्यों रहा है। जी तो अगर मैं ये समझता हूँ कि यार मेरे खिलाफ ना पॉलिटिक्स बहुत होती है, या मैं ये कहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल यार मैंने ना एक प्लानिंग की थी, मेरी वाइफ को अंडरस्टैंडिंग है नहीं, जिसकी वजह से वो भी खराब हो गया। अब क्या हो रहा है यार, अब ना एंजाइटी हो गई है क्योंकि एज निकलती जा रही है और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बिल्कुल जिसको आप वर्ड दे रहे हो एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कोलैप्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन होता हुआ भी रुक गया है, जो इरिटेशन आपकी हर जगह दिखने लग गई है इन परेशानियों की वजह से, जिसको आप बहुत बड़ा मान रहे हो, तो ये क्या दुनिया में आप इकलौते हो जिसके साथ ये सब हो रहा नहीं है? बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं पॉलिटिक्स लगभग सबके साथ होती है, ठीक है। अच्छा मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा, ये भी लगभग सबके साथ होता है, बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा था ये कर लूंगा, इस एज में कर लूंगा और मैं नहीं कर पाया क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, ये भी लगभग सबके साथ होता है। बिल्कुल और हमारे साथ जो होता है, जिनको भी हम अपना देवता मानते हैं, जिनको भी हम भगवान मानते हैं, योगीराज श्री कृष्ण आप बोलो, श्री रामचंद्र जी बोलो, हनुमान जी बोलो, या अगर दूसरे धर्म से हो जीसस बोलो, आप अल्लाह बोलो, सबके टाइम में राक्षस और शैतान तो थे। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसा कुछ कर भी रहा है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है या आप उसकी वजह से परेशान हो, तो आप ये समझो आपके साथ कुछ भी खास नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों के साथ में हुआ है, उसके बावजूद भी लोगों ने खुद को प्रूफ किया है। तो पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप कोलैप्स करने की सोच रहे हो, वो बहुत छोटी वजह है, क्योंकि जिस दिन आप मर भी जाओगे ना, गलत कदम उठा करके आपने कुछ कर भी लिया, तो भी सूरज तो उगेगा, बिल्कुल रात भी होगी, चांद भी आएगा, बारिश भी होगी, आपकी कोई औकात नहीं है। आपके जाने के बाद में घर में 10 दिन के बाद 11वें दिन फिर हंसी ठहाके शुरू हो जाएंगे। तो आप पहले चीज़ की गलत सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे कोई नहीं समझ रहा है तो मुझे इतनी मेहनत करनी है और इस लेवल पे अपने आप को पहुंचाना है कि मजबूरन इन लोगों को मेरी बात माननी पड़े। बिल्कुल अगर ये सेल्फ टॉक आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है, मेरे जितने भी लोग मेरे आसपास में है ना, ज़्यादातर लोगों ने ताने मारे हैं ये बोल करके, अच्छा ये टॉपिक खींच रहा होगा बट मैं वो बता रहा हूँ जो रियलिटी बेस्ड है। बिल्कुल जैसे ताने किस चीज़ के मारे कि ये कर रहा है योगा। अच्छा 2013 से पहले योग अलग ही था, बिल्कुल लोग मजाक बहुत करते थे, ये कर रहा है योगा, हाथ पे चलता है, इससे अच्छा जोकर बन जा भाई, कुछ तो कमाएगा, घर वालों को कुछ तो हेल्प करेगा, ऐसे टोन करते थे, ठीक है। अब या तो मैं उनकी बात सच कर दूं, मैं कोई दूसरा काम करना शुरू कर दूं और फिर ये कहें देखा हमने कहा था ना छोड़ दे, बच गया, नहीं तो योग में रहता बर्बाद। मैंने योग में करियर बनाना है। अब इन लोगों को बताना है कि ये लोग क्या, अब मैं क्यों स्ट्रेस एंजाइटी में जाऊं, मेरी कामयाबी होगी और तुम लोग स्ट्रेस लोगे, बिल्कुल मेरी हर एक सफलता पे तुम लोगों को दिक्कत होगी, मेरे हर एक कामयाबी के बुलंदी के शिखर पे जब बैठा हूंगा ना तो तुम लोग परेशान होगे, मैं नहीं होऊंगा। तो पहली चीज मेरे को क्लियर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं स्लो डाउन हो रहा हूँ, खुद को साबित करना होगा उसको अपने आप को ये समझो। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, एक मूवी है हसीना मान जाएगी, ओके उसमें ना एक लाइन है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है और चाचा कोई है ही नहीं। मीन्स अगर मेरा मोटापा जो हंसी का कारण बन रहा है, जो मेरी परेशानी है वही मेरी ताकत है। मीन्स अगर मेरे को मोटापा है और 100 लोगों को पता है, अगर मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया तो ये 100 लोग मेरे बिना बोले मेरी तारीफ करते फिरेंगे कि भाई कितना मोटा था, कितनी नेगेटिविटी आती थी, आज देख। तो जो मेरी कमजोरी है, जैसे मान लेता हूँ मुझे चश्मा चढ़ा हुआ है, मान लेता हूँ मेरे समय से पहले बाल सफेद हो गए, मान लेता हूँ मेरे को स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। अब अगर मैंने कुछ बहुत बड़ा चेंज कर दिया तो ये 100 लोग दूसरों को जाके बोलेंगे भाई ये बंदे की लाइफ खत्म हो गई थी और आज देख। ऋषभ पंत को अगर आज कहीं किसी पॉडकास्ट में बिठाया जाता है ना, सिर्फ क्रिकेट की बात थोड़ी ना होती है, हाँ लाइफ से रिलेटेड बात होती है, माइंडसेट से रिलेटेड बात होती है, आपने कैसे ओवरकम किया इससे, क्योंकि उसकी अपनी कहानी बन गई, जो उसकी कमजोरी हो गई थी एक टाइम में, उसके कमबैक करने के बाद वही कहानी बन गई, बहुत एक शानदार कमबैक था। राइट। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा एक काम। दूसरा कि अगर मैं योग की बात करता हूं तो अगर मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया, अगर मैंने उद्गीत प्राणायाम किया, मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, मैंने शीतली शीतकारी प्राणायाम किया, प्लस सेतुबंद आसन किया, अर्धमश्चंद्र आसन किया, भुजंग आसन किया, शल्भासन किया, तो ओवरऑल मेरे माइंड पे, ओवरऑल मेरे स्टमक पे, ओवरऑल पूरी बॉडी पे, इंटरनल बॉडी पे, आउटर बॉडी पे अच्छे से काम होगा, फ्लेक्सिबल होगा मेरा बॉडी भी, मेरा माइंड भी। अगर ऐसा मैं करने में सक्षम हूँ, और एवरेज हर एक आसन की टाइमिंग है 1 मिनट कम से कम, बढ़ा करके 5 मिनट, एवरेज अगर मैं 10 आसन या प्राणायाम करता भी हूँ तो आधे घंटे में लगभग पूरा हो जाएगा। और आधे घंटे ये करने के बाद और इतना प्रैक्टिकल होने के बाद कि परेशानी कभी भी किसी को भी आ सकती है, अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन की कोई औकात नहीं है कि वो मुझे स्लो बना दे
या मुझे हार्म कर दे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको स्ट्रेस से अगर आपको लड़ना है तो कम से कम आधे घंटे आपको समय देना पड़ेगा देना पड़ेगा, योग के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल भी होना कि पड़ेगा। मतलब मेरे से एक क्वेश्चन किया था किसी पॉडकास्ट में, वो क्वेश्चन ये था जिस समय ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो मैं ऐसी कोई बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर सही कह रहे हो आप, हमारे ना सोसाइटी में एक मैम है और वो एसी में बैठ करके टीवी देखते हुए एंजाइटी अटैक पड़ गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने कहा क्यों? यही सर जो युद्ध हुआ ना इसकी वजह से। मैंने कहा तो क्या हो गया इसमें? अरे सर नहीं, वो बड़े परेशान हो गए थे। मैंने कहा स्ट्रेस एंजाइटी अगर कायदे से होनी चाहिए तो उनको जो लड़ रहे हैं वो अपनी फैमिली की टेंशन ले, मेरे को गोली आकर के ना लग जाए इस चीज़ की टेंशन ले, उनको तो हो नहीं रहा। वो जोश से भरे हुए हैं, देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। तुम घर में सेफ बैठे हो फिर भी तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। तो ये केमिकल लोच है आपके दिमाग का जो आपने उपज कर लिया है। अगर आप स्ट्रांग हो मेंटली कि ठीक है यार परिस्थिति से लड़ने को मैं तैयार हूँ, बाकी मैं योग ईमानदारी से करूंगा या करूंगी, अपने आप को मजबूत रखूंगी, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे, तो आप स्ट्रेस एंजाइटी में जाओगे ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ऑफिस में रहते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पाता, लेट नाइट वर्किंग होती है या दिन में उन्हें मॉर्निंग में या लेट वो सो के उठते हैं, रात में लेट वो सोते हैं। तो अगर मान लीजिए उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला तो क्या योग सिर्फ खुले में ही कर सकते हैं या ऑफिस में भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हो। और मेरा जो सेंटर है जहाँ हम लोग ऑफलाइन कराते हैं वो खुले में नहीं है, वो एक हॉल है, हॉल में ही कराते हैं। तो आप योग सुबह भी कर सकते हो, शाम भी कर सकते हो, लेकिन खाली पेट रहना चाहिए और शांत मन रहना चाहिए। जहाँ पे भी आप कर रहे हो एटलीस्ट वहाँ पे एक योगा मैट होना चाहिए या कारपेट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर बैठ करके आप योग करो। डजेंट मैटर आप सुबह करो या शाम करो। आप ऑफिस में देखो, अब ऐसा है कि 8 घंटे का मेरा जॉब है। अब 8 घंटे में स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हूँ, मेरे को वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम करना है एकदम से ऑफिस में, लाइक कोई सीनियर आ जाएगा देखिएगा तो क्या, तो वहाँ पे योग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहाँ फोकस ही नहीं कर पाओगे आप। तो आप जितने बजे भी उठते हो उससे 20 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाओ आप फिर फ्रेश भी आधा घंटा पहले ही होगे, आप नाश्ता भी आधे घंटे का एक बैकअप तो मिल गया ना। तो जो बचा हुआ आपका आधा घंटा उस टाइम पे आप योग कर लो। अगर आधे घंटे भी, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 घंटे अगर योग करोगे तो अगले 23 घंटे आप स्वस्थ रहोगे और मजबूत रहोगे। लेकिन नहीं भी टाइम है तो एटलीस्ट आधे घंटे करो, जिसमें 15 मिनट सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम कर लो, बाकी के 15 मिनट प्राणायाम कर लो। आधे घंटे में आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिर आपको कईयों को देखता हूँ मेट्रो में बैठ के ये करते हुए, कईयों को पार्क में ये करते हुए, आपको कहीं पार्ट में डिवाइड करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आधे घंटे ही कर लोगे ना, आपको ऑफिस में करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जैसे आपने कहा कि इसके लिए ऑफिस में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे आपने कहा कि खाली पेट उसको करना है, लेकिन जैसे अगर मान लीजिए मॉर्निंग में किसी को टाइम नहीं मिल पाया, वो ऑफिस चला गया, शाम को लौटता है, लेकिन तो कुछ खाया पिया तो होगा ही, तो फिर अगर वो करना चाहेगा कितने बजे खाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर वो 4 साढ़े 4 खाता है और ऑफिस से 6:30 के आसपास आ रहा है तो कर लेना 7 बजे, कोई बात नहीं। 2.5-3 घंटे का गैप तो हो ही गया ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जस्ट खाए और बैठ गया योगा करने, और अगर ऐसा कर रहा है तो फिर नहीं करना चाहिए। करना खाली पेट ही है, खाली पेट और खाली दिमाग, शांत मन, तब जाकर के फायदा ज़्यादा होगा। एक जैसे योग की सीमाओं को लेकर के भी बातचीत होती है और मार्केट में लगातार नए नए योग गुरु सामने आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अच्छे योग गुरु की हम पहचान कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं कि 7 दिन में चुटकियों में ये काम हो जाएगा, 3 दिन में मोटापा खत्म, 45 दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी, कैंसर खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे चौंकाने वाले दावे होते हैं जिसके ट्रैप में भी लोग फंसते हैं और बाद में उनको रिजल्ट नहीं मिलता। एक अच्छे योग गुरु की पहचान कैसे करें? वो कौन कौन से 3 या 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको किसी भी अगर हम योग क्लासेस को ज्वाइन करें तो वो ज़रूर हम देखें? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अच्छे योग गुरु की पहचान कैसे करें को डिफाइन मैं नहीं कर पाऊँगा। रीज़न कि जनता जनार्दन है, वो अपना सही गलत जानती है, ठीक है। मैं जिस डॉक्टर के पास में जा रहा हूँ ना ऑपरेशन करवाने के लिए, तो मुझे एटलीस्ट देखना चाहिए कि उसकी अपनी खुद की कोई हिस्ट्री है, उसने पहले कितने सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। सेम योग में जब हम जाते हैं तो हमें देखना है कि नॉलेज कितनी है उस इंसान को, एक्सपीरियंस कितना है उसको, क्या उसने मेरे जैसे केसेस हैंडल किए हैं, क्या मेरे जैसे कुछ रिजल्ट्स उसके पास में हैं। अगर है, प्लस वो रिजल्ट पे डायरेक्ट बात करता है, आपको एक प्रॉपर टाइम देता है कि मैम 3 महीने मेहनत करते हैं, 3 महीने बाद रिजल्ट पे बात करेंगे, तो भी आप जा सकते हो। लेकिन कोई डेडिकेटेड नहीं है, जैसे आपको योग करा रहा है और खुद फ़ोन चला रहा है, अगर वो सीरियस नहीं है, आपकी सांसों को लेकर के सीरियस नहीं है, मतलब आप जब दवाई खाते हो या इंजेक्शन लगाते हो तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद में वो रिएक्ट करता है। लेकिन जब आप सांस लेते हो ना, हाथों हाथ रिएक्ट करता है। तो आप अपनी सांस किसके हाथ में दे रहे हो, वो आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जैसे योग की डेफिनेशन है अथ योगानुशासनम, अनुशासन मतलब योग। अगर आपका योग गुरु खुद ही लेट आता है, अगर आपका योग गुरु आए दिन छुट्टी करता है, आपका योग गुरु ये कहता है मैम आज बारिश हो रही है आज छोड़ते हैं,
अगर इस तरीके से है वो आपकी सांसों को लेकर के और आपको लेके सीरियस नहीं है, छोड़ दो। आपको कहेगा सर ऐसे थोड़ा ना होता है सर, कभी कभी तो ट्रैफिक, कभी कभी का समझ में आता है, बट आए दिन अगर ये सब होता है तो बिंदास छोड़ दो, क्योंकि वो अपने काम को लेकर के सीरियस नहीं है, तो आपको लेकर तो बिल्कुल ही नहीं है, जो मैंने थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व किया है। दूसरा कि मैंने ये देखा है, मेरे पास पहले ना एक टाइम ऐसा था कि सेंटर में 100 गज के सेंटर में सिर्फ एक स्टूडेंट है, और मैं कैसे, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा योग गुरु हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सिर्फ, कि कोई एक भी स्टूडेंट होता था ना, मैं कहता यस हाँ करो ठीक है, लेटो, एक एक पैर उठो, छोड़ना नहीं, रुकना नहीं, एक बंदे पे पूरा फोर्स लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत लगा रहा हूँ। अब जब ये 25 लोग हो गए तब भी सेम, छोड़ना नहीं है, लगातार सांस भरो, ऊपर करो, सांस छोड़ के नीचे, ये लगातार। अभी मेरे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ क्लास चलता है, फिर भी सेम वर्ड्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है, एक हो या 100 हो, मेहनत ईमानदारी पूरी झोंकी हुई है। अगर मैं ये करता हूँ कि एक है, क्या ही करना है मैम, एक काम करो, लेट जाओ, एक एक पैर उठाओ, नीचे लाओ, ठीक है, अब रिलैक्स, अब दोनों पैर मोड़ो और सेतु बंद में कमर उठाओ। अगर मैं इतना लाइट हो रहा हूँ आपको लेकर के, तो भी छोड़ दो। अगर वो इंसान सिर्फ ये देख करके कि ज़्यादा लोग हैं मतलब ज़्यादा पैसा है, इस माइंडसेट से क्लास करा रहा है, तो छोड़ दो। अगर वो पागल है अपने काम को लेकर के, उसके ब्लड में एक्चुअली रिजल्ट घुसता है, तो आप बिंदास करो। अदरवाइज अगर वो सीरियस नहीं है खुद को लेके, अच्छा 3 महीने पहले वो डांस क्लास कराता था, आज वो योगा करा रहा है, अभी 4 महीने पहले वो क्रिकेट खिलवाएगा लोगों को, ऐसे को भी छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ प्रोडक्ट हो जो उसको पैसा दे रहे हो। इस समय जैसे ज़्यादातर जितने भी फिटनेस सेंटर्स हैं, चाहे वो जिम हो, तो वहाँ पे जैसे इस तरीके से योग के नाम पे बहुत तरह-तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं। वो जैसे एक एंटरटेनमेंट टाइप का लगता है। हाँ। तो उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं उसको और थोड़ा क्लेरिफाई करता हूँ कि जिम में योगा चलता है, योगा सेंटर में जुम्बा चलता है, एरोबिक सेंटर में योगा और जुम्बा दोनों चलता है, और बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ जो भी वेलनेस सेंटर आप कहो कि मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। अच्छा मंडे ये कराएंगे, ट्यूसडे ये कराएंगे, वेडनेसडे ये करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे तो सब सही है भाई, पसीना बहाओ, मेहनत लगाओ, सब अच्छी बात है, लेकिन अगर वास्तव में योग की महिमा को समझना है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे सेंटर में आज भी ऐसा है, वीकेंड हमारा ऑफ होता है सैटरडे संडे, लेकिन योग मतलब योग ही है। वहाँ कोई डांस क्लास नहीं होती, वहाँ कोई जुम्बा नहीं होता, वहाँ कोई एरोबिक नहीं होता, इवन योगा सेंटर में कोई शूज़ लेके भी नहीं आ सकता। हम लोगों ने इतना मतलब योग केंद्र को हमने मंदिर जैसा बना रखा है बिल्कुल, कि आप आओगे सिर्फ योग करने, तो ये आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ फिजिकली फिट होना चाहते हो, तो फिर वो आपको भांगड़ा कराए, आपको डांस कराए, आपको योगा कराए, आपको जुम्बा कराए, सब ठीक है, लेकिन वास्तव में योग करना चाहते हो कि आपके हार्मोन्स पे, सेल्स पे, एनर्जी पे, माइंडसेट पे, पॉजिटिविटी पे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे चश्मा चढ़ा हुआ उस पे, या फिर कोई भी फिजिकल, इंटरनल, मेंटल, स्पिरिचुअली कहीं पे भी कोई कमी आ रही है उस पर काम करना है, तो फिर प्रॉपर योगा सेंटर ज्वाइन करो। तो ज़्यादातर जैसे जितने भी योग गुरु हैं जो नए ज़माने के निकल रहे हैं, तो ज़्यादातर ये लोग डिग्री या डिप्लोमा लेकर के आते हैं या सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो रहे हैं? देखिए, हूँ तो मैं भी नए ज़माने का ही नहीं तो बिल्कुल, हाँ, इसीलिए आपसे पूछा। हाँ, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ कि योग ना 99% प्रैक्टिकल है और 1% थ्योरी है। डज़न्ट मैटर कि आपने डिग्री कौन सी ली है, आपने डिप्लोमा क्या किया है, आपने कोर्स क्या-क्या कर रखे हैं, आप कितने साल से योग में हो, क्या आपके पास में रिज़ल्ट है? और अगर नहीं है तो पहले रिज़ल्ट बनाओ, पहले फ्री में लोगों को कराओ, ईमानदारी से कराओ, कुछ अपने टेस्टिमोनियल तैयार करो, फिर आप मार्केट में उतरो कराने के लिए। बिल्कुल। और जो लोग सीखने जा रहे हैं उनको भी ये देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हमारा वाला तो मास्टर कर रखा है उसने, मास्टर किसमें, योग में मास्टर कर रखा है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या होता है, पढ़ाई तो अच्छी कर रखी है, सक्सेस स्टोरीज के साथ अगर हैं जुड़े तभी होनी वो सफल चाहिए, होगा। सबसे जरूरी वही है, क्योंकि 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। आपके पास केसेस कितने हैं सफल, ये मायने रखता है। राइट, ये बहुत जरूरी है, मतलब आपको हर एक तरीके से, आपके पास स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का कोई आया क्या, आपने उसको ठीक किया है क्या, किया है तो कितने दिन में किया है, आपको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें डॉक्टर कह रहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते। योग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ठीक कराया, क्या आपने कराया है क्या? अगर आपने कराया तो आप डिजर्व करते हो, आपके पास में स्टूडेंट आएगा ही आएगा, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा। अच्छा प्लस क्या है कि आप मेरे पास आ रहे हो, आप कह रहे हो योगी जी मैं ना मोटा हूँ और मेरे को पतला होना है और मेरे घर में शादी है, अगर मैंने आपको करा दिया, आप शादी कर गए, शादी करके आपने घर शिफ्ट कर दिया, कहीं दूसरी जगह चले गए, अब कभी भी कहीं पे भी कोई ऐसी बात होगी ना कि यार मुझे ना योग ज्वाइन करना है, सुनना मैं नंबर दे रहा हूँ योगी जी का, ज्वाइन कर लियो, मेरा नाम ले दियो, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं उनके, तो आप चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे। बिल्कुल। और यही एक कारण है कि अपना सेंटर अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमने रिजल्ट दिए थोक में, लोगों को बताते हैं कि तुम जयराम योगा ज्वाइन कर लो, फायदा होगा। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा कि अगर मैं योगा टीचर हूँ तो क्या मैं ऐसे रिजल्ट पे काम कर रहा हूँ
कि वो काम मेरा मल्टीप्लाई होने वाला है आने वाले साल दो साल कहने में। का मतलब जब आपके पास सक्सेस स्टोरीज होती हैं तो माउथ पब्लिसिटी आपकी होती रहती है, अपने आप माउथ आपको टू माउथ होगा ही होगा, किसी दूसरे मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली नहीं है। एक बार फिर से बेसिक पे लौटते हैं कि अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा चर्चा जब योग की होती है तो इस आसन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। ये आसन करने का सही तरीका क्या है और इससे फायदे क्या है? देखिए, अनुलोम विलोम को काउंट तो वैसे प्राणायाम में करते हैं। आसन होता है जहाँ फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, प्राणायाम होता है जिसमें हम ब्रीदिंग पे काम ज्यादा करते हैं। तो इसको प्राणायाम आप बोल सकते हो, और प्राणायाम भी स्वामी रामदेव जी ने बोला तो लोगों को पता चला, नहीं तो अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें भी बड़ा डिबेट होता है कि नाड़ी शोधन क्या है, अनुलोम विलोम क्या है। बट आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि अनुलोम विलोम को करने का सही तरीका क्या है। करना बेसिकली राइट हैंड से होता है। लेफ्ट हैंड को आप मुद्रा में रखोगे, राइट हैंड से पोजीशन बनाओगे, पंच बनाया, लास्ट की 2 उंगलियां खोल दिया आपने, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर जिससे एक्सहेल किया यानी कि राइट से इनहेल, बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरीके से चलना होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि आपकी सांस लंबी हो, आप ये ना करो जब फेफड़ों तक जा ही नहीं रहा है या फिर ब्रेन में ब्लड फ्लो अच्छा हो ही नहीं रहा है, आपने जो सांस भरी उसका कोई रोल ही नहीं है, तो फिर आप कर ही क्यों रहे हो। कईयों को मैंने ये देखा करते हैं। हाँ, कई बार ये गलतियां लोग करते हैं। हाँ, अब इसको आप गलती कहो या नादानी कहो या फिर जिन लोगों ने उनको सिखाया है उनकी बचकानी हरकतें बोलो, जो भी है, बट रिजल्ट कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत अच्छा आता है जो लोग खूब लंबा गहरा सांस लेते हैं, सांसों के प्रति जागरूक रहते हैं, हर एक सांस में फील करते हैं कि हाँ मैं बदल रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को मान लेते हैं स्लिप डिस्क है और मैं ये कर रहा हूँ ना कि नॉस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, और मेरा वो जो स्लिप डिस्क था या जो मेरा बैक पेन था या जो मेरे को साइटिका था, जो मेरा पैरों में झंझनाहट जा रहा था, हर एक इनहेल में उससे लड़ने की ताकत मिल रही है और अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। अगर इस तरीके से सेल्फ टॉक के साथ में आप अनुलोम विलोम करते हो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विद इन 1 मंथ 200 साल पुरानी बीमारी से बाहर आ सकते हो। ये इतनी ताकत है इसमें, राइट। और अनुलोम विलोम की एक खासियत और है कि अगर आपको हाई बीपी है तो आप कपालभाति मत करो, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आप ये आसन मत करो। अनुलोम विलोम छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, स्वस्थ से लेकर के बीमार तक, मरने वाला है बोल करके या फिर जिसने लाइफ शुरू करनी है अभी, वो सब लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। 99% बीमारी का अकेला सफल इलाज है अनुलोम विलोम, अगर सही से किया गया तो। बस सभी पे ये फिट बैठता है, Right. किसी भी उम्र का हो और चाहे जिस कंडीशन में व्यक्ति हो। 101%। 2 इसमें वेरिएशंस हैं। एक तो ये है कि आप सांस लोगे लंबा और सांस छोड़ोगे लंबा, फिर सांस लोगे लंबा और सांस छोड़ोगे लंबा। कोशिश करना कि 5 सेकंड का सांस लो, 5 सेकंड का छोड़ो, 5 का लो, 5 का छोड़ो। अगर आपको हाई बीपी है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको माइग्रेन है, तो फिर जितना ले सकते हो सांस उतना लो, ओवर मत करो। लाइक ये मत करो, ये करने से ये फटने लगेगा, भारी हो जाएगा, नुकसान करेगा। दूसरा, अगर आप बहुत फिटफाट एक्टिव हो और आपको ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री आपकी पुरानी नहीं है, तो आप होल्ड के साथ भी कर सकते हो कि 5 में लिया, 5 में रोका और 5 सेकंड में छोड़ दिया, फिर 5 में लिया, 5 में रोका, 5 सेकंड में छोड़ दिया। अच्छा, मैंने एक किसी पॉडकास्ट में बोला कि ऐसे होल्ड करके करना होता है, पूरा कुंभक रेचक करना होता है। तो किसी ने एक ने लिखा था कि भाई ये जो आप बता रहे हो ना, ये ऐसे नहीं होता है, इसका रेशो होता है 2-4-6। उस समझदार आदमी को यही नहीं पता कि 2-4-6 नहीं होता, वो 1-4-2 होता है। नाड़ी शोधन का अपना रेशो होता है। तो बोला कि अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन तक पहुंचने के लिए। और जब आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हो, ये प्री प्रैक्टिस बोल सकते हो, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हो, लाइक 5 में लिया, 5 में छोड़ा, 5 में लिया, 5 में छोड़ा, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, बीमारियां ठीक हो गई, तो 5 में लिया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा, 5 में लिया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा। और ये भी अगर अच्छा हो गया तो 10 सेकंड में लिया, 10 सेकंड रोका, 10 सेकंड में छोड़ा, और ये भी परफेक्शन तक चले गए, तो फिर जाओ नाड़ी शोधन पे, 5 सेकंड में लो, 20 सेकंड रोको, 10 सेकंड में छोड़ो, तब आएगा परफेक्शन। नॉट पॉसिबल कि डे 1 आप बैठो और नाड़ी शोधन करना शुरू कर दो, इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा नाड़ी शोधन को थोड़ा सा सरल शब्दों में आप बताएंगे, और ये प्रोसेस क्या है पूरा, बेसिकली और इससे लाभ क्या है? मैं बताता हूँ। नाड़ी शोधन को पहले समझ लेते हैं कि नाड़ी शोधन ही क्यों कहते हैं। तो नाड़ियों की शुद्धि करने के काम आता है। एक तो होता है नस जिसमें ब्लड फ्लो होता है, एक होता है नाड़ी जिसमें एनर्जी सर्कुलेट होती है। और नाड़ी को मेडिकल साइंस आज भी किसी टेलीस्कोप से देख नहीं सकता। आपको हिस्सा काट दो, क्या निकलेगा? ब्लड, क्योंकि अंदर खून है हमारे, प्लस नसों में खून बहता है। तो ऐसे ही नाड़ियों में एनर्जी बहती है, लेकिन आप कौन सी नाड़ी काटोगे कि सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी? शायद कोई सी भी नहीं। तो एनर्जी को आप देख ही नहीं सकते, नाड़ी को आप देख ही नहीं सकते, उसको भी शुद्ध करने का काम करता है नाड़ी शोधन। तो इतना डीप एक्सपीरियंस है, अगर कोई कर सकता है तो अगर 1-4-2 कैसे कि 5 सेकंड में सांस लिया,
उसका 4 टाइम्स यानी कि 20 सेकेंड आपने होल्ड किया और 1 4 2 और डबल में यानी कि 5 में लिया तो 10 में एक्सेल किया, फिर आपने यहाँ से 5 में लिया, 20 सेकेंड रोका और 10 सेकेंड में छोड़ दिया। अगर आप इस तरीके से करते हो, और ये अनुलोम विलोम के बाद की बात है, आप एकदम से कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हो तो अनुलोम विलोम से ही आप स्वस्थ हो चुके हो। फिर नाड़ी शोधन से आप क्या अचीव करते हो कि ध्यान धारणा समाधि वाला जो रास्ता है ना, योग के 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये समाधि वाला जो रास्ता है, ध्यान या धारणा वाला जो रास्ता है, आप वहां तक जा सकते हो नाड़ी शोधन करके, नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। मीन्स इन शॉर्ट, अनुलोम विलोम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और नाड़ी शोधन इंग्लिश में PhD। अब आप देखो कि आप क्या वहां तक पहुंच सकते हैं, शीर्ष अवस्था है वो, राइट। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप अनुलोम विलोम कर लो। आपको क्या दिक्कत है? पेट खराब है, आपको सर भारी होता है, आपको वीकनेस लगती है, आपको चक्कर आता है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आप ना अनुलोम विलोम से भी ठीक हो सकते हो। ठीक हो जाओ तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, आगे नाड़ी शोधन करो। योग के क्या साइड इफेक्ट भी हैं? योग कितने टाइम करना चाहिए? उसका कोई टाइम भी है, एक फिक्स टाइम है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए? या अगर आप गलत तरीके से योग करते हैं, क्योंकि एक धारणा है, एक मिथ है कि योग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बाकी जैसे और कुछ भी है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुनिया की हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन योग के नहीं है। कि अगर गलत तरीके से आप योग करते हो तो साइड इफेक्ट तो होंगे। नहीं, योग के साइड इफेक्ट है ना सर। जितने लोग भी कहते हैं योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल सकता हूँ है। जैसे वज्रासन करना पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। वज्रासन घुटने मोड़ करके बैठने वाला एक आसन होता है, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिसके घुटने खराब हैं, जिसको नी रिप्लेसमेंट बोला है, अगर उसको वज्रासन में बिठा दोगे ना तो घुटने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उसको नहीं करना चाहिए। प्लस जिस किसी को पेट संबंधी कोई बड़ी बीमारी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर उसको लिवर सिरोसिस हो गया है, तो उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक पहले पड़ा हुआ है, अगर किसी को ब्रेन हेमरेज पहले हो रखा है, अगर किसी को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम पहले हो रखी है, या फिर किसी बड़े ऑपरेशन से निकल करके आया है, बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपको कपालभाति से एनर्जी बढ़ती है, कपालभाति करो। वो बहुत तगड़ा बीमार होगा, परेशान होगा, उसको एडमिट कराना पड़ेगा। तो आप कहीं कहीं पे बैरिकेड आपको करना पड़ेगा कि किसको क्या नहीं कराना है। अगर आपको माइग्रेन है और मैं आपको शीर्षासन कराता हूँ जो कि आसनों का राजा है, तो आपका माइग्रेन पेन इतना बढ़ जाएगा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब कोई कहेगा नहीं ये बकवास है, योग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो भाई साहब जिसको भी है ना माइग्रेन, उसको शीर्षासन करा के देख लो, आप पता चल जाएगा, हाथों हाथ पता चल जाएगा, सर फटने लग जाएगा। माइग्रेन की समस्या भी काफ़ी है और यूथ में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो माइग्रेन को किस तरीके से हम योग में डील कर सकते हैं? देखिए, एक ना पतंजलि का एक आता है दिव्यधारा 60-65 रुपये का शायद मिलता है। अगर गर्म पानी में 1 से 2 बूंद ड्रॉप अगर डाल देते हो और ऊपर से कपड़ा ढक करके सांस लेते हो, लाइक अगर इस तरीके से करते हो, अगर आपको साइनस है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको माइग्रेन है, विदिन 7 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और स्टीम लेने के बाद में आप नोज को क्लीन करो, उसके बाद पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाओ और नाक में बादाम रोगन डालो। अस्थमा हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, तीनों में आपको हेल्प करेगा। एक काम हो गया ये। दूसरा आ जाते हैं प्राणायाम पे। अगर आपको माइग्रेन है तो अनुलोम विलोम बिना होल्ड के आप अनुलोम विलोम इनहेल एंड एक्सेल, डीपली इनहेल डीपली एक्सेल, फोर्सफुली नहीं। अगर आप अनुलोम विलोम करते हो और उद्गीत प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा आसन की अगर मैं बात करूं तो आप कर सकते हो ट्रायंगल पोज, आप कर सकते हो पर्वतासन, आप कर सकते हो सेतुबंद आसन, आप कर सकते हो पवन मुक्तासन, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और माइग्रेन के ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास में रहे हैं कि सर जब पेन होता था तो लगता था दीवार में टक्कर मार दें, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है। और ऐसे बहुत लोग हैं। एक कॉमन समस्या है शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या कोई ऐसा आसन है जिसको नियमित रूप से करने से बहुत सारे लोगों की दवाएं चल रही होंगी, तो वो दवाएं भी छोड़ सकते हैं? हाँ, मेरे पास में उदाहरण बहुत सारे हैं जिन लोगों ने दवाई छोड़ी है। एक मेरे पास में आती थी थायराइड की, उनका था TSH 143, आवाज़ भी चली गई थी। खाने का एक निवाला खाने के लिए ना उनका बच्चा ऐसे करता था तो निवाला अंदर उतरता था। इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी प्राणायाम के थ्रू और कुछ स्पेसिफिक आसन है, जैसे भुजंग आसन है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और सेतुबंद आसन है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, कैमल पोज, उष्ट्रासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हमने उनको डील किया और TSH जो 143 था वो 2.9 पे आ गया। उनकी आवाज़ भी वापस आ गई, गला जो भारीपन था वो भी चला गया, खाने में जो दिक्कत होती थी वो भी ठीक हो गई। तो आराम से हो जाता है। अब बात कर लेते हैं शुगर पे। तो शुगर का सेंटर पॉइंट है स्टमक। सिर्फ योग वाले को अगर इतना पता चल जाए ना, अगर वो मेहनत कर चुका है ऑलरेडी, कई शरीर पे काम कर चुका है ऑलरेडी, तो योग वाले को सिर्फ इतना समझ में आ जाना कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम कौन से पॉइंट में है, तो वो आसन और प्राणायाम के थ्रू उस पॉइंट को हील कर सकता है। अब जैसे शुगर की बात आप कर रहे हो तो सेंटर पॉइंट है हमारा स्टमक।
अगर स्टमक का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इंसुलिन बनता है पेनक्रियास से। पेनक्रियास हमारे एक्टिवेट नहीं है, इंसुलिन बन प्रॉपर नहीं रहा है, तो हमें बाहर से इंजेक्ट करना पड़ रहा है। जैसे ही मैं मंडूकासन करूंगा, जैसे ही मैं धनुरासन करूंगा, जैसे ही मैं कपालभाति करूंगा, जैसे ही मैं अर्धमस्तेंद्रासन करूंगा, तो मेरा इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेनक्रियास वापस से एक्टिव हो जाएंगे। अब इंसुलिन अगर मेरा बन रहा है तो बाहर से इंजेक्ट करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो आपको सिर्फ सेंटर पॉइंट समझना है, आराम से ठीक कर सकते और हो। बीपी? बीपी के लिए अनुलोम विलोम कर सकते हो। अच्छा देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बीपी से याद आता है कि बीमारी एक्चुअली क्या है। क्या बीपी सच में कोई बीमारी है? ब्लड प्रेशर बीमारी तो नहीं है। हाई बीपी बीमारी है, लो बीपी बीमारी है, लेकिन बीपी बीमारी नहीं है। आपको तो बॉडी में ब्लड फ्लो हो ही रहा है ना, मेरे को भी ब्लड फ्लो हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, शुगर भी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि सबके शरीर में। बिल्कुल। बस थायराइड, ये है कि वो घटने और बढ़ने की जो वो जो स्थिति उसका वैल्यू है उससे जी। ऊपर या नीचे चला गया तो बीमारी है है। बिल्कुल। योग का एक डेफिनेशन है, समत्वम योग उच्चते। हम्म, योग कहते हैं सम होने को, बैलेंस होने को। बैलेंस। तो अनुलोम विलोम जब बैलेंस कर देगा तो फिर बीमारी का है, और अनुलोम विलोम बैलेंस करता है। एक वात, कफ और पित्त, राइट ये जब तीनों जो होते हैं, जैसे आपने अभी सम की बात कही, जब बराबर होते हैं तो शरीर आपका ठीक रहेगा। लेकिन हाँ। जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है, हाँ। वहीं से समस्याएं घिरना स्टार्ट राइट करती हैं। राइट तो जरा हमारे तो दर्शकों को आप बताइए, ये जो तीनों चीजें हैं, ये शरीर में इनके ऊपर नीचे होने से क्या चीजें होती हैं और इसको कैसे हम बैलेंस करें? इसकी पहले कैटेगरी समझनी पड़ेगी। वात में आता है बॉडी पेन, ठीक है। पित्त में आता है इस इन्फेक्शन, लाइक स्किन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, ये सब पित्त में आता है। कफ में आता है साइनस, कफ में आता है अस्थमा, कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम, ये सब सबकी अपनी कैटेगरी है। कोई भी बीमारी हमें होती है ना, तो पर्टिकुलर इसके आसपास ही होगी। तो अगर मैं सिर्फ ये जानूं कि मेरे को वात बढ़ा हुआ है या मेरे को पित्त बढ़ा है, नहीं, मेरे को स्किन इन्फेक्शन तो है लेकिन मेरे को अस्थमा भी है, तो भाई मेरा पित्त भी बिगड़ा हुआ है, मेरा कफ भी बिगड़ा, ये कैलकुलेशन अगर करने बैठोगे तो थक जाओगे। इसीलिए त्रिदोषों को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम। जो मैंने कहा था ना आपको 99% बीमारी का इलाज है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम से भी ठीक हो जाता है। अच्छा, शरीर में ये जैसे कई बार लोगों की जो प्रकृति की बात होती है कि आपकी प्रकृति क्या है, वात, कफ, पित्त या राइट, किस राइट। तरीके, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको शुरू में एक चीज़ कही थी ओके। कि कारण का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ओके। इलाज का डिपार्टमेंट तो मैं ले सकता हूँ। तो आप कारण कोई सा भी लेके आओ, आप सिर्फ मेरे को ये बोलो कि सर मेरे को ना अस्थमा है, तो मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरे को आसन कौन कौन से कराने हैं। बिल्कुल। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर अस्थमा में आसन कौन से करने हैं और प्राणायाम कौन से करने हैं, तो भाई आसन सेतुबंध आसन आपको करना है, भुजंग आसन आपको करना है, कैमल पोज आपको करना है, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, आपका पोस्चर ठीक हो जाए। प्राणायाम में आपको भ्रामरी करना, उद्गीत प्राणायाम करना, ओम का उच्चारण जिसको बोलते हैं, आपको अनुलोम विलोम करना, आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना। अगर आप ऐसे करते हो तो आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हो। अब सर नहीं अस्थमा आता किस में, वात में आता है, पित्त में आता है कि कफ में आता है, ये क्वेश्चन ही कोई नहीं करता, क्योंकि इंसान मर रहा है, बेचारे को ठीक होना है। बिल्कुल। तो ये मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। अब कोई मेरे से पूछेगा कि सर मेरे को स्किन इन्फेक्शन है, डॉक्टर कहता है मेरे को इसी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आप क्या कहते हो, ये पित्त है या कफ है, वो कहेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। वो बिल्कुल। कहेगा सर मुझे ठीक करना है, कैसे बिल्कुल। ठीक होगा? तो बिल्कुल। ठीक हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन ठीक हो जाता है प्राणायाम को, दूषित वायु को, इन सब को बाहर निकालने से और बैलेंस करने से। अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो बैलेंस हो जाता है, भस्त्रिका करते हो तो बैलेंस हो जाता है। इवन आपको देखना पड़ेगा पित्त में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक केस था, मेरे को याद आ रहा है, उनको क्या था ना, लाइक मैं उस समय जब बाइक थी मेरे पास में, क्लास करा के घर गया हूँ, बाइक से उतरा ही हूँ बस, तो माँ कहती है आजा खाना बन गया है, और पड़ोस में एक भाभी है ऊपर, कहते हैं भैया, मैंने देखा ऊपर, तो माँ कहती है तू अंदर आ जा। मैंने कहा क्या हो गया? कहती तू अंदर आ जा ना। मैंने कहा हुआ क्या है? कहती भैया सुनो ना। मैंने कहा हाँ भाभी, एक बार इधर आओगे? मैं जा रहा था तो माँ ने रोक दिया, क्योंकि उनके घर को 2 महीने पहले से उन्हें बाइकआउट किया गया, अलग छोड़ दिया गया है। मेरे को ये बात पता नहीं थी, माँ को ये बात पता थी, और माँ कह रही है उनको ना कोड हो गया है, तो तू मत जा वहाँ पे। समझ में आया? पहले उनके हस्बैंड और बच्चे नहीं जा रहे वहाँ पे। मैंने कहा शांत रहो ना, आप क्या बोल रहे हो ये सब। मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया। मैं गया तो कहते हैं नहीं भैया वहीं से देख लो, वहीं से। मैंने कहा क्या हुआ बोलो ना। तो उन्होंने जब ये हटाया ना, तो मेरे को पता चला कि उनको पूरे में सोराइसिस हो रखा है, गंदे वाला, पूरे शरीर में, वो पित्त में आता है। अब समझो उनको सोराइसिस था। कहती है भैया, रो रही थी वो कि अब कोई घर में नहीं आता है, खाना भी दूर से ही मेरे को दे दिया जाता है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा भाभी कितने टाइम से आपको? तो उन्होंने मेरे को पूरा हिस्ट्री बताया। खाते पीते नहीं भैया, सब कुछ ठीक था, बस हो गया, क्यों हो गया पता नहीं, और एलोपैथ भी ले लिया, होम्योपैथ भी ले लिया, थोड़ा सा आराम आता है फिर वहीं पहुंच जाता है। अब तो ये और बढ़ गया है, अब तो मेरे को ये देखो पूरा ढकना पड़ रहा है, सड़ गया था ऑलरेडी, सड़ गया था कान के अंदर अंदर सब में, बालों में, सब में। तो मैंने उनको ये बोला कि आप अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, पानी का इंटेक बढ़ा दो, और गोधन अर्क आता है मार्केट से, गोधन अर्क को पीना
और लगाना शुरू करो। उसके बाद आप विश्वास मानो लगभग 3 महीने हो गए होंगे इस बात को, आई गई बात हो गई, मैं भूल गया ये सब बता करके मैं भूल गया। उसके बाद उनके हस्बैंड ने वो सब खरीदा भी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनके हस्बैंड ने वो सब खरीदा भी, उनको दिया भी। एक दिन अचानक से मार्केट में उन्होंने मेरे को देखा, भैया, मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब वाह कमाल हो गया ये तो कहती भैया, और रो रही थी लिटरली, वो मार्केट में रो रही थी मेरे को देख के कि भैया सबने छोड़ दिया था, आपने बचा लिया। और मेरे को बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने किसी ऐसे इंसान को कुछ बताया और वो उसको फॉलो करने वाला है। तो डजन मैटर आपको वात है, पित्त है, कफ है, मैटर ये करता है कि आपको जो आसन प्राणायाम बताए जा रहे हैं, क्या आप करने में सक्षम हो, क्या आप कोशिश कर सकते हो, क्या आपने योग पे ट्रस्ट किया है, अगर हाँ तो आप ठीक हो सकते हो। एक जिस तरीके का जमाना चल रहा है, ज्यादातर लोग मीटिंग्स भी ऑनलाइन कर रहे हैं, मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है वो लगातार बढ़ रहा है। 8-8 घंटे हो गए, 8 घंटे क्या 10 घंटे, 11 घंटे वेब सीरीज लोग देख रहे हैं। एक सीरीज जो है एक दिन निपटा दे रहे हैं, रात 3 बजे तक जाग के देख रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों की रोशनी पे काफी प्रभाव पड़ता है, चश्मे लग रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे भी करीब 1 साल से मैंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक साल हुआ और पहले मुझे ऐसी समस्या नहीं थी। तो क्या योग में ऐसी ताकत है, जैसे बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि चश्मा आपका उतर सकता है अगर आप योग करते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? मेरे पास एक स्टूडेंट है, इति नाम है उनका, और भी बहुत सारे। हमेशा क्या होता है ना कि मैं बात उनकी करता हूँ जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है, अदरवाइज भीड़ तो बहुत ही है, आ रहे हैं तो लोग ठीक भी हो रहे हैं इसलिए, और लोग आ भी रहे हैं। लेकिन मैंने कई बार उदाहरण भी दिया है, 60-62 साल उम्र होगी उनकी, चश्मा चढ़ा हुआ है, 30 साल पुराना चश्मा उन्होंने उतार दिया अपना योग से। 30 साल पुराना, जितनी मेरी टोटल एज है उतने साल का पुराना चश्मा उतर गया, बाल सारे उनके काले हो गए। उन्होंने मेरे को अपना बाइट दिया, मैंने कहा मैम ये दुनिया को बताएं क्या हम, तो उन्होंने अपना बाइट दिया। उन्होंने उस वीडियो में बोला है कि 30 साल पुराना चश्मा मेरा उतर गया, बाल सारे मेरे काले हो गए। तो ये तो संभव है कि हाँ हो सकता है। अच्छा, दूसरा कि जिन लोगों को चश्मा चढ़ा है उनको ये बोला भी गया कि चश्मा बार बार उतारोगे तो नंबर बढ़ जाएगा। अब उनको मैंने कहा कि 1 घंटे जब तक आप योग करोगे तब तक आप चश्मा नहीं पहनोगे, इस 1 घंटे के बाद आप क्या कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है। एक सेम केस आया था मेरे पास में कि एक बच्ची थी जिसके घर जाता था, बच्ची क्या मतलब एज तो होगी उसकी ठीक ठाक, मैं उसके घर जाता था कराने के लिए, तो भाई बहन बैठते थे और मैं उनके पास में, यहाँ इतनी दूर पे एक रूम था हमारा। अब ये था कि लाइक इसको चश्मा चढ़ा हुआ है और गुरुजी तो बोलते हैं योग से ठीक हो जाता है, तो गुरुजी जरा इसका भी कुछ करो। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, चश्मा उश्मा उतार के बैठो, ठीक है। उसकी मम्मी ने भी बोला चश्मा उतार के योगा करना, तो उसने चश्मा उतारा और कहती मम्मा दिखेंगे नहीं ना सर, इतनी पास है, उसके एज होगी ज़्यादा, क्या 16, 17, 18 साल की करीब होगी। वो चश्मा उतारने के बाद में उसको मैं धुंधला दिख रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा। उसके बाद मैंने कहा कि एक काम करते हैं, पतंजलि का एक आई ड्रॉप आता है, उस समय नेत्र ज्योति नाम था, अब तो दिव्य दृष्टि हो गया है, कि एक आई ड्रॉप आता है वो इनकी आंख में डालेंगे और इनको डेली कपालभाति अनुलोम विलोम कराएंगे, शीर्षासन कराएंगे, ठीक हो जाएगा। तो ये था कि ठीक है सर ट्राई करते हैं, वैसे तो बाकी तो चश्मा चढ़ा ही हुआ है। करवाते हुए ये हो गया कि सर आप बोलोगे ना तो ये आई ड्रॉप डलवा लेंगे, क्योंकि वो बहुत जलता है, उसमें अदरक और प्याज का रस वगैरह है, मतलब जलता बहुत ज्यादा है, ये आपसे तो डलवा भी लेंगे, हमसे नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है आप लाके रखो, डेली क्लास खत्म हो जाएगी, मैं इनकी आंख में डाल के उसके बाद निकलूंगा। तो डेली क्लास खत्म होने के बाद में दोनों भाई बहन लेट जाते थे, मैं उनकी आंख में ड्रॉप डालता था और फिर मैं चला जाता था। उसके बाद कुछ टाइम बाद में क्लास 1 दिन कैंसिल हुई, 2 दिन कैंसिल हुई। मैं थोड़ा टाइट रहता हूँ, स्ट्रिक्ट रहता हूँ अपने रिजल्ट को लेकर के, तो मैंने कहा इतना क्लास छूटेगा ये अच्छी बात नहीं है। सर उसके आए दिन सर दर्द हो रहा है, एग्जाम भी है तो हम टेंशन में भी हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है, दिखा दिखा के थक लिए। बाद में वो गए चश्मे वाले के पास में, आई टेस्ट कराया तो पता चला ये चश्मा जो पहन रही है इसकी वजह से इसको रहा, अभी इसको पहनने की जरूरत नहीं है, इसका जो नंबर था ना पहले जिसकी वजह से वो कम हो गया है, तो अब इसके चश्मे का हम साइज बदलेंगे, ठीक है, इसका नंबर हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम इसको हो रही है ना, इतना हैवी इसको अड़ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे भी ये केस हुआ। तो मैंने क्या कराया, शीर्षासन, भुजंगासन, धनुरासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपोल शक्ति विकासक, 4-5 आसन प्राणायाम रूटीन में, इसके अलावा ओवरऑल फिटनेस के लिए जो करवाना चाहिए वो हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सच्चाई है कि अगर लाइक शीर्षासन आप करते हो ना, तो इससे ऊपर के हिस्से में, लाइक जब आप उल्टे हो जाते हो तो इससे ऊपर के हिस्से में ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है, आपके कान की समस्या, आपके आँख की समस्या, आपके सर की समस्या का निदान आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि ऑपरेशन हुआ है, कोई भी आँख से रिलेटेड कोई भी उसकी सर्जरी हुई है, या फिर सर्जरी बोल दी गई है, या फिर कुछ भी ऐसा है कि उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई या विजन का प्रॉब्लम आ गया, अब वो मूर्खता होगी कि मैं उसको बोलूँगा शीर्षासन करो, तभी कोई जरूरत नहीं करने की। तब आप आराम से अनुलोम विलोम करो, ट्रीटमेंट लो, जब वहाँ से ठीक ठाक होके आ जाओगे तो बाकी के आसन आप जैसे आपने कहा कि उनके बाल भी काले हो गए, तो ये चमत्कार कैसे हो सकता है योग से? देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे कम उम्र में भी लोगों के बाल पकने लगे हैं। राइट, ये योग क्या है ना, नेचर है,
वो कैसा है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एक जन्म होता है हमारा माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। तो माँ की कोख से जन्म लेने में एक बच्चे को बनने में लगभग 9 महीने लगते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता है, 9 महीने का टाइम रहता है। सेम योग से अपने आप को, हमारे को, आपको और लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनको, अगर किसी को भी ये देखना है कि कितने टाइम में मैं पूरी तरह से बीमारी से बाहर आ सकता हूँ, तो लास्ट टाइम लगता है बस 9 महीने। 9 महीने में आप भी एक नए शरीर का निर्माण कर सकते हो अपने दम पे, योग की मेहनत से। 9 महीने 9 महीने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 9 पूरी महीने तरह चाहिए। से, पूरी तरह से। पूरी वैसे तरीके तो हम लोग 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 3 महीना मैक्सिमम लेते हैं बस, उसी में इंसान ठीक हो जाता है। फिर भी किसी को लगे मैं बहुत स्लो हूँ, मेरे से उतना नहीं होता, या मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो 9 महीने ईमानदारी से करो, आप देखो पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपके बाल काले हो सकते हैं, आपका चश्मा उतर सकता है, आपका शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, बैक पेन ठीक हो सकता है। मेरे पास में एक केस और आया था, नाम था उनका पायल, और वो अपने हस्बैंड के साथ में आती थी, दीपक नाम था। मैं क्लास में अमूमन पूछता भी हूँ कि किसी को क्या क्या फ़ायदा हुआ है, तो ऐसा ना कि उन्होंने बोला कि सर इनको ना एलर्जी थी इसलिए ज्वाइन कराया था, जो डस्ट से एलर्जी हो जाती है और मौसम बदलने पे इनको जुकाम उकाम हो जाता है, छींक बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ज्वाइन कराया था। तो इसमें तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, एक फ़ायदा और हुआ है, उस समय पूरा बैच भरा हुआ था। तो मैंने कहा बताओ, खड़े हो बताओ फ़ायदा क्या हुआ है। तो कहते हैं सर इनका ना पूरा ये सब हट गया था, बिल्कुल एकदम सपाट हो गया था, अब ये काला हो गया, बाल आने शुरू हो गए। अब कोई इसको पहली बार देखेगा ना, जिसको योग से मतलब नहीं है, कहेगा क्या फेंक रहा है ये। लेकिन जिन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है ना, वो बड़ी कमाल की है। और कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों की वीडियोस मैंने शूट करके, रिकॉर्ड करके अपलोड भी की हुई है। कोई ऐसा है ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो मे भी हो सकता है आपको एक्सपीरियंस ना हो, या फिर आपने उस तरीके से योग को देखा ही ना हो। ये वीडियो जो आप बता रहे हैं, ये जयराम योगा जो यूट्यूब चैनल है उस पे? जयराम योगा यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को, जैसे चश्मे वाला जो मैंने बोला वो मिल जाएगा, थायराइड वाला मिल जाएगा, पीसीओडी वाला मिल जाएगा, या फिर बैक पेन वाला मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं। अच्छा, मेरे को ये कहा गया था कि छोटे बच्चों को एडवांस योगा नहीं कराना चाहिए, खींचातानी ज़्यादा कराने से हाइट रुक जाती है। एक वीडियो मैंने और डाली जिसमें एक बच्चा मेरे पास 5 साल का था जब आया, उस समय का वीडियो है जब मैंने उसको योगा करा के गोद में उठा रखा है। 5 साल का छोटे बच्चा। बच्चे भी योगा उनके हाँ, लिए कर सकते हैं। उस समय ये ब्लेम डाला गया, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि ये बोला कि छोटे बच्चे को योगा नहीं कराना चाहिए, और इतना हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 साल की उम्र के बाद कंपटीशन शुरू होते हैं, उससे पहले कराओगे तो हाइट रुक जाएगी। 5 साल की थी जब वो मेरे पास में आती थी, उसने एक योगा किया है लेट करके, उसको मैंने हाथ में उठा करके यूं लोगों को दिखाया हुआ है, मैं आपको क्लिप दूंगा, आप लगाइएगा। ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ कि देख लो कितना अच्छा कर रही है। आज वो लड़की 7 साल हो गए इस बात को, 12 साल की है। 12 साल में हाइट मेरे से थोड़ी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अच्छा। टोटल 12 साल की है। मैंने उस दिन रिकॉर्ड करते हुए ये बोला, जितने लोगों ने ये कहा था कि योग से हाइट रुक जाएगी, मेरे पास उदाहरण है। मतलब इतने रिजल्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं कि अगर कोई सही से देखने की कोशिश करे तो उसको पता चलेगा कि वास्तव में योग लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मनमोहन योगी ने जयराम योग के थ्रू करके दिखाया है। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक जन्म आपका माँ की कोख से होता है और दूसरा जन्म योग से आपका होता है। योग से होता है। तो उसी से याद आया कि खास तौर से जैसे प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उस समय बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और महिलाओं के लिए बड़ा चैलेंज रहता है उस टाइम को। राइट। तो ऐसे में कौन कौन से आसन ऐसे हैं जिसको वो कर सकती हैं और उससे उनको स्ट्रेस से लेकर के जो शारीरिक उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं? देखिए, 2 प्रकार के योग होते हैं ऐसे में, प्रीनेटल होता है, पोस्टनेटल होता है। प्रीनेटल में आप स्ट्रेचिंग वगैरह बढ़ा सकते हो, सेतु बंदासन आप कर सकते हो, बटरफ्लाई आप कर सकते हो, अनुलोम विलोम आप कर सकते हो, आप गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, ठीक है, एवरेज 15-20 मिनट, आधा घंटा दे सकते हो। आप मरकट आसन कर सकते हो, क्योंकि स्पाइनल एरिया पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। जब पोस्चर ही बिल्कुल ख़राब हो गया है तो बचेगा क्या। सर्वाइकल एरिया पे बहुत लोड आता है, तो मरकट आसन बहुत अच्छा है, सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा है। एंड जब बेबी हो गया है, डजंट मैटर वो सी सेक्शन है या नॉर्मल डिलीवरी है, अगर बेबी हो गया है उसके बाद आपकी कंडीशन है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में हो तो जब आप चलने उठने बैठने लायक बन जाते हो तो आप धीरे धीरे साइड बेंडिंग शुरू कर सकते हो, आप अर्धमस्तिष्कासन शुरू कर सकते हो, आप ठीक है लेट के एक एक पैर उठा सकते हो, उत्तान पादासन कर सकते हो। अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, जब तक वो पेन है, जब तक वो परेशानी है, जब, क्योंकि अगर आप शुरू के महीने 2 महीने बाद ये सोच के ना मेरा वेट बढ़ गया है, मुझे तो कम करना है, मैं तो बहुत कॉन्शियस रहती हूँ अपने आप को लेके, तो लाइफ टाइम वो पेन बना रहेगा, सी सेक्शन वाला जो बैक पेन रहेगा। मेरे पास ऐसे उदाहरण है, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप सेटल हो जाओ, एवरेज 9 महीने का टाइम लो, आप रेस्ट लो, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, जब लगे ना सर अब बिल्कुल सेट है, सर अब सब कुछ है, आप कर सकते हैं, तो उसके बाद में आप साइड बेंडिंग करो, लेट के एक एक पैर उठाओ, आप भुजंगासन करो, आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्राणायाम को ज़्यादा टाइम दो। अगर आप इस तरीके से कर लेते हो तो आप जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आपका शरीर खराब हुआ है ना, उसको अगले 6 महीने में वापस से अचीव कर सकते हो।
और 6 जब महीने आपको लगता है बिल्कुल ठीक ठाक हो, आप मस्त बिंदास एकदम एक्टिव हो, तो फिर सूर्य नमस्कार भी ऐड कर दो। एक और जो इस ज़माने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो फ़ोकस अपना केंद्रित न कर पाना। लोगों का फ़ोकस किसी एक चीज़ पे नहीं होता, ध्यान बँटता रहता है, राइट। दिमाग कई जगहों पे लगा रहता है हुँ, और इसके अलावा कई बार मेमोरी भी लोगों की जो है वो लॉस हो जाती है या वीक हो लॉस हो जाती जाती है। है। तो ऐसे कौन से आसन हैं जिससे आपका ध्यान जो है बटे ना, आपका फ़ोकस किसी चीज़ पे, जो भी आपका टारगेट है उस पे आप हमेशा फ़ोकस्ड रहें और दूसरा क्या है आपकी मेमोरी भी ना वो पहले से बढ़े? देखिए जो मैंने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए बोला था ना, वो पूरा ब्रेन के लिए ही है। सेम अगर इसमें भी इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे फिर से आसन रिपीट कर देता हूँ, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको फोकस करने में। इवन दो अगर आप योग करते हो तो फोकस ऑलरेडी बन जाता है। अब मतलब योग में ना एक है जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो 7वें नंबर पे है ना, 8 अंग बोले, 7वें नंबर पे ध्यान, धारणा, समाधि, 6ठे नंबर पे ध्यान। ध्यान का मतलब ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब ही फोकस है। और फोकस जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो कि फोकस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप योग करोगे तो फोकस बाई प्रोडक्ट है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। और जो अच्छे लोग हैं, जो योग करने में बहुत शिद्दत और ईमानदारी दिखाते हैं, उन लोगों से पूछो सर फोकस, कहेंगे फोकस क्या, फोकस तो बना ही रहता है, फोकस में क्या दिक्कत आ रही है। योग मतलब योग करेंगे तो फ़ोकस तो खुद वो ब बाई खुद हो प्रोडक्ट जाएगा। है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि सर मैं दौड़ता हूँ लेकिन मेरे को पिंडली में कट चाहिए, हुँ, हुँ। आप दौड़ लगाओगे सर जी, वो तो वैसे ही मिल जाएगा, आप ना चाहो तो भी मिल जाएगा आपको। तो बिल्कुल। जो आपको बाई प्रोडक्ट आना है वो आएगा ही आएगा। अगर आपने योग किया तो 2-4 चीज़ें होनी है, जैसे फोकस आपका बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, प्लस बहुत जल्दी-जल्दी जो लोग इरिटेट होते हैं ना, वैसा रिएक्ट नहीं करोगे। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये मिलना ही है। इसके अलावा है जो आप परेशानियों को ठीक करने के लिए कर रहे हो। जैसे क्या है कि योग क्या है, योग को भारत ने ही दिया है और भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है। हुँ, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से इंटरनेशनल योग डे स्टार्ट हुआ हुँ, और लगातार इसको प्रमोशन हुआ और योग को लेकर के तमाम सर्टिफिकेट कोर्सेज भी स्टार्ट हुए, लोकप्रियता भी इसकी काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ती गई और बाबा रामदेव ने भी काफ़ी इसको दिया। तो बाबा रामदेव की भूमिका को किस रूप में देखते हैं और आप किन-किन योग गुरुओं से आप प्रभावित हैं? देखिए मैं अगर एक्चुअली बोलूँ तो स्वामी रामदेव जी से हूँ सबसे ज़्यादा, और बाकी बहुतों को मैंने सुना होगा, लेकिन अगर मेरे को कोई नाम दिमाग में आता है तो स्वामी रामदेव जी आते हैं। अब मैं कहूँगा कि भारत में कम से कम, दुनिया भर की बात नहीं करूँगा क्योंकि एक से एक योग गुरु पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर भारत की बात करूँ तो भारत में योग की संजीवनी है स्वामी रामदेव जी, ये सच्चाई है। हम जब छोटे थे तो हमें पता चला कि सिंहासन क्या होता है, तब हमें पता चला कि भुजंगासन क्या होता है, तब हमें पता चला मयूर चाल क्या होता है, क्योंकि स्वामी रामदेव जी आस्था के माध्यम से घर घर तक पहुंच चुके थे। आपको ये कहे ना कि नहीं नहीं स्वामी रामदेव जी को कुछ नहीं पता, बहुत कुछ पता है। उन्होंने योग को जीवित किया है भारत में। अदरवाइज कई लोग योग वाले ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं योग तो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। नहीं, बीच में धुंधला पड़ गया था, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब अपनी कमियां सुधारोगे तब इंप्लीमेंट करोगे तब सक्सेस मिलेगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा रोल है। और कई बार मैंने ये बोला भी है, कई पॉडकास्ट में मैंने बोला है, कई लोग बोलते हैं कि सर आपका ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सर आपका ये जो बात है, आपका जो रिजल्ट है सर, कई लोग कंपेयर तक कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, कोई भी योग गुरु भारत में स्वामी रामदेव जी के, मैं अगर अपनी बात करूँ क्योंकि कोई फिर इसको अदरवाइज ले लेगा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जीवन में योग के दम पे कहीं भी पहुँच जाऊँगा ना, तो स्वामी रामदेव जी के चरणों की धूल के लास्ट कण के बराबर भी नहीं बन पाऊँगा, ये पक्की बात है। तो स्वामी जी तो मतलब वट वृक्ष है, उसके नीचे तो बहुत कुछ पन पाए। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, कई बार से जो यूथ है ना वो कई बार कंफ्यूज होता है कि अगर उसको फिटनेस के लिए वो योग की शरण में जाए या वो जिम ज्वाइन करे, दोनों को किस रूप में देखते हैं, दोनों में कितना बेसिक अंतर है? नहीं देखिए दोनों सही है अपनी तरफ। अगर मेरे को भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है, मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी पीना है। अगर मैं 20-22-25 साल का हूँ और मुझे डोले शोले बनाने हैं, अगर मेरे को वी शेप बनाना है तो मेरे को जिम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जिम में भी कोई मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, कोई इंजेक्शन ले रहा हूँ, तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता है, आने वाले टाइम में आपको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मैं फिजिकली फिट तो रहूँ, इंटरनली मेंटली स्पिरिचुअली भी बहुत मजबूत बनूँ, तो फिर योग से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको योग करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा पार्टीशन करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो योग भी करते हैं, साथ में जिम भी करते हैं। जिम करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए और योग करते हैं मेंटल, स्पिरिचुअल और इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करने के लिए। तो अब कोई कहता है कि सर फिर इंटरनल अगर है तो क्या आउटर बॉडी पे योग काम नहीं करता? बखूबी काम करता है। आपको वेट लॉस भी कराएगा, फ्लेक्सिबल भी बनाएगा, जॉइंट्स को भी फ्लेक्सिबल करेगा, मजबूत भी करेगा। कभी कोई इंजरी होगी तो रिकवरी में भी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हो, अगर आपको चाहिए कि मेरे को जिम करना ही है तो फिर प्राणायाम ऐड कर दो।
थोड़ा स्ट्रेचिंग बेंडिंग ऐड कर दो, चक्रासन, धनुरासन, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड बेंडिंग, सूर्य नमस्कार ये ऐड कर दो, साथ में करते रहो, जिम कर सकते हो। ये है कि योग आपका तभी सफल होगा जब आपका खान-पान, आहार वो भी संयमित हो और संतुलित हो। राइट। तो आहार को लेकर के क्या ध्यान आहार को लेकर किस तरीके की सावधानियाँ हमको बरतनी चाहिए? और दिन में या ब्रेकफ़ास्ट या डिनर या लंच आपको कौन-सी चीज़ ज़रूर शामिल करना चाहिए? देखिए अगर आहार विज्ञान के हिसाब से मैं बोलूँ तो सुबह आपको जूस पीना चाहिए, दो खाना बता दूंगा। सुबह आपको जूस पीना चाहिए, दोपहर में आपको छाछ पीना चाहिए और रात में आपको दूध पीना चाहिए। अगर ये आप जूस, छाछ और दूध के कॉम्बिनेशन को आप समझ जाते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर खाने की बात करूँ तो टाइमिंग ठीक करना चाहिए कायदे से सबको। 8, 12, 4, 8, 8 बजे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, 12 बजे लंच होना चाहिए, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का आप ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, सैलेड ले सकते हो, चाय बिस्किट ले सकते हो, कुछ भी। रात को 8 बजे खाना खाना चाहिए। आपको कहेगा सर मेरा टाइम ही सेट नहीं बैठता, तभी तो बीमार हुआ है ना, अचानक से तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मैं पूछता हूँ घर में डिनर सेट है? कहेंगे हाँ। अच्छा मैं कुछ ऐसा ही पूछता हूँ आपसे कि आपका पूरा जो भी आपने फर्नीचर मंगाया है ये पूरा सेट मंगाया? हाँ सर सेट मंगाया है। सब कुछ सेट है आपका? यस सब सेट है। माइंड सेट है? सर माइंड ही सेट तो नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा है ना, उसको अगर हम ठीक करना चाहें तो योग के माध्यम से वो हो सकता है। इसकी आपको टाइमिंग को समझना पड़ेगा कि अगर मैं खाने की टाइमिंग को सुधार लूँ, खाने के तरीके को मैं सुधार लूँ, आहार और विचार को मैं सुधार लूँ, साथ में 1 घंटा मैं योग कर लूँ, तो ओवरऑल मेरा पूरा लाइफ सेट हो सकता है। तो 8, 12, 4, 8 बता दिया। खाने की क्वांटिटी को अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो आधा कर दो, और खाने को चबाने में इतना टाइम लगाओ कि खाने के टाइम को ज़्यादा कर दो। अगर आप ऐसा कर सकते हो, प्लस खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए कायदे से, और खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषमवारी बोला भी गया है कि भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। अगर आप इस बारीकी का ध्यान रखते हो तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को स्वस्थ रख भोजन सकते के हो। कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? एवरेज 15 मिनट या आधे घंटे बाद। और खाने को इतना चबाओ कि खाना पानी बन जाए, और पानी को ऐसे पियो जैसे वो खाने की तरह है। लाइक अगर आप ये कुछ आहार विज्ञान के बेसिक नियमों का पालन करते हो तो आप कह सकते हो कि हाँ मेरा आहार भी शुद्ध है, मेरा विचार भी शुद्ध है, और मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। सिर्फ नी पेन, बैक पेन या चश्मा उतर गया नहीं, पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे? योग से। फिर वही बात आ जाती है कि संकल्प में लेकिन विकल्प नहीं होना चाहिए। मुझे ठीक होना मतलब ठीक ही होना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों की पैर की समस्याएं होती हैं, उनको चलने फिरने में उनकी अवस्था अगर बढ़ रही है तो कई बार गठिया की शिकायत हो जाती है या और भी घुटने की समस्या होती है। ऐसे लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी जिन चाहिए? लोगों को भी आर्थराइटिस है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिन लोगों को भी आर्थराइटिस है उन लोगों को प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए, खास करके अनुलोम विलोम हो सकता है तो 15-15 मिनट करना चाहिए। साथ में सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, हाथ का, पैर का प्रॉपर। अगर सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जॉइंट्स खुले रहेंगे, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, मसल्स मजबूत रहेंगी, सामने वाला इंसान एक्टिव रहेगा। अभी एक व्यक्ति, अब तो खैर उनका स्वर्गवास हो गया है, जिस समय वो 123 साल के थे, आपने देखा होगा कुछ क्लिप्स आई थी, तो वो योग करते थे। उनको 123 साल की उम्र में राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति ने उसको सम्मानित किया। तो वो आए, उन्होंने मोदी जी को भी प्रणाम किया, फिर वो वॉक करके गए, उन्होंने अपना जो भी उनको प्रोत्साहन मिलना था वो उनको प्रोत्साहित किया गया, वो लिया, फिर वो वापस आए। 123 साल का इंसान चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेट रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। 123 साल में ना दिमाग खराब हुआ ना शरीर खराब हुआ। तो यही तो है पावर योग की। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ इधर भी कोविड के बाद से आ रहे हैं कि बहुत सारे फिट दिखते हैं युवा, चाहे कोई क्रिकेट खेलते हुए, कहीं कुछ एक्टिविटी करते हुए, कहीं ऑफिस में बैठे-बैठे जो है वो हार्ट अटैक से वो मर जा रहे हैं। हालाँकि बाद में अभी एक रिसर्च रिपोर्ट भी एम्स की आई, उसमें ये बताया गया कि बाद में एक थ्योरी चल रही थी कि कोविड के इंजेक्शन के कारण कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं, वो चीज़ें खारिज हो गई। लेकिन ऐसे क्या है कि बाहर से तो लोग फिट दिख रहे हैं लेकिन अंदर से फिट नहीं है। तो ऐसे में यूथ को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए कुछ चीज़ों का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। हम जितने भी लोग, ज़्यादातर लोग जो बीमार होते हैं ना, तो कोई लोग कहते हैं कि खान पान सही ना हो इसलिए बीमार होते हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब हो इसलिए बीमार होते हैं, स्ट्रेस लाइफ में बहुत है इसलिए बीमार होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड तो बहुत बीमार है ना, आए दिन किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी हो रही है, या कभी कोई सुसाइड कर ले रहा है। उससे नीचे अगर हम आते हैं, हम लोग जो हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, हम लोगों में बीमारियाँ उस लेवल की नहीं है। हर घर में कैंसर नहीं है हमारे, लेकिन है। हार्ट अटैक हर घर में नहीं है, लेकिन है। उनसे रेशो हमारा कम है बीमारी में। और जो ज़मीन पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, जो रोड पे काम करते हैं वर्कर्स, उन लोगों की बीमारियां हमसे भी कम है। क्या उनको सर्वाइकल है? जो लोग रोड पे हथौड़ा चलाते हैं, जो घर बनाते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, क्या इनको सर्वाइकल है? क्या इनको बैक पेन है? क्या इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है? नहीं है। तो अगर आप इन सब में एक चीज़ देखोगे ना कॉमन, वो है नेचर्स की कनेक्टिविटी। ये लोग जो ज़मीन पे हैं, इनको धूप लगती है, बारिश लगती है, छाँव लगती है, ये पानी खूब अच्छे से पीते हैं, पसीना खूब अच्छे से बहाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कैटेगरी, कभी कभी हमें धूप लगती है, कभी कभी हमें बारिश लगती है। उसके बाद आता है बॉलीवुड,
उनको सही से ना धूप लगती है, ना उनको बारिश लगती है, ना उनको छाँव लगती है, ना वो मिट्टी में खेलते हैं। नेचर से जो जितना कनेक्ट है वो उतना ज़्यादा स्वस्थ है। स्वस्थ है। तो अगर आप नेचर से कनेक्ट हो तो आपका ये सब मजबूत रहेगा। और फिर लास्ट में यही कह सकता हूँ मैं कि जब जिसका समय आएगा उसको जाना पड़ेगा, चाहे बहाना कोई सा भी हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Thank you so और much. आपने हर सवाल के जवाब दिए और ख़ास तौर से आम आदमी से जुड़े आम आदमी के ज़हन में जो सवाल रहते हैं तो उसको आपने बहुत ही अच्छे बहुत ही सरल भाषा में आपने उसका जवाब दिया और कैसे हम योग से अपने जीवन को निरोग बना सकते हैं, कैसे स्वस्थ हम रह सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आपने दी और फिर हम भविष्य में फिर आपके साथ एक बार फिर मिलेंगे, कुछ नए विषय जो योग से जुड़े होंगे, उस पे चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच।